आ गए भाई सभी लोग, शुरू करें फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 1 मार्च 1882 को लागू हुआ और ये केवल प्राइवेट ट्रस्ट पर लागू होता है। पूरे भारत पर ये एप्लीकेबल है, केवल अंडमान और निकोबार आइलैंड को छोड़कर। और वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि केंद्र की सरकार यदि चाहे तो राजपत्र में घोषणा अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम को संपूर्ण रूप से इसके कुछ प्रावधानों को संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह या इसके किसी भाग में लागू कर सकती है। कुछ चीजें हमने सेविंग्स भी पढ़ी। इस अधिनियम के प्रावधान बाकी किन किन चीजों पर प्रभाव नहीं डालते। और साथ ही साथ हम लोगों ने सेक्शन 3 जो डेफिनेशन क्लोज है जिसमें 10 शब्दों को परिभाषित किया गया है, उसको भी हमने देखा। वहां से सवाल पूछा जाता है तो आपको याद होने चाहिए वो 10 टर्म्स कौन कौन से हैं। ट्रस्ट, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी, बेनिफिशियरीज, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रजिस्टर्ड एंड नोटिस। ट्रस्ट का शाब्दिक अर्थ विश्वास है। ये विश्वास से उत्पन्न होता है। इसका जन्म साम्या से हुआ और ये इंग्लैंड में विकसित हुआ। बेयर एक्ट खोलिए जरा, सेक्शन 3 एक बार बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। हालांकि जरूरत नहीं है, सवाल आपका यहीं से लग जाएगा क्या क्या चीज डिफाइन की गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि बेयर एक्ट में किस तरीके से शब्दों को परिभाषित किया गया। ट्रस्ट को डिफाइन किया गया सबसे पहले सेक्शन 3 में। लिखता है ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन। यदि मैंने आपके ऊपर विश्वास करके आपको कोई प्रॉपर्टी दी है तो आपके ऊपर दायित्व है। अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है आपका। तो ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of property. ट्रस्ट न्यास एक दायित्व है, बाध्यता है जो संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी रहती है। यदि हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, तो पहला एलिमेंट ये है ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन। फर्स्ट पॉइंट। न्यास क्या है? एक बाध्यता है which is annexed to the ownership of the property. It is annexed, जुड़ी हुई। SHI of the property and arising out a confidence। और उत्पन्न कैसे होती है ये बाध्यता? कहां से उत्पन्न होती है? अराइजिंग आउट ए कॉन्फिडेंस, विश्वास से उत्पन्न होती है। किसके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है? रेस्पोंडेंट रिपोज्ड इन द एक्सेप्टेड बाय द ओनर। स्वामी के फायदे के लिए या स्वामी पर रखे गए और स्वामी द्वारा प्रतिग्रहित या इसके द्वारा घोषित और प्रतिग्रहित विश्वास द्वारा। तो डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर।
This is the basically four component of the trust या न्यास according to section 3 of Indian Trust Act 1882। यानी कि धारा 3 में न्यास को बाध्यता के रूप में परिभाषित किया गया, ये आप याद रखेंगे। ये ऑब्लिगेशन प्रॉपर्टी के ओनरशिप से जुड़ी हुई रहती है, एनेक्स टू दी ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, कॉन्फिडेंस से उत्पन्न होती है। और ये बाध्यता किसके लिए है? स्वामी के लिए। अब स्वामी के प्रति बाउंड हो जाते हैं। ए क्रिएट ए ट्रस्ट एंड अपॉइंट ए ट्रस्टी टी। तो यहाँ टी बाउंड है वे सब कार्य करने के लिए जो कॉन्फिडेंस ए ने टी के प्रति दिखाया है। ये कल हमने एक एग्जांपल से भी समझा था। ट्रस्ट के करने वाला ट्रस्टी कहलाता है, या वह व्यक्ति जो विश्वास रखता है। मैंने विश्वास किया, ए ने विश्वास किया टी पर, तो जो व्यक्ति विश्वास करता है, विश्वास को डिक्लेयर करता है, वह ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कहलाता है। इसने विश्वास किया, कॉन्फिडेंस किसने दिखाया? इसने दिखाया। और एक्सेप्ट किसने किया कॉन्फिडेंस को? ट्रस्टी ने। तो जो कॉन्फिडेंस करता है वह ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, और जो एक्सेप्ट करता है वो ट्रस्टी कहलाता है, न्यासी कहलाता है। क्या क्लियर? जो व्यक्ति जिसके फायदे के लिए विश्वास एक्सेप्ट किया जाता है, द पर्सन is called that person is called the beneficiary। हितग्राही, हिताधिकारी, या यूं कहें कि जिनके लिए ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है, जिसको ट्रस्ट का फायदा मिल रहा है, या जिनके लिए इस विश्वास को एक्सेप्ट किया जाता है, वो बेनिफिशियरी कहलाता है। इस ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहलाएगी। न्यास की संपत्ति या न्यास धन, और बेनिफिशियरीज का जो इंटरेस्ट इसमें होगा वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहलाएगा। यदि ट्रस्ट किसी दस्तावेज के माध्यम से बनाया गया है तो वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, न्यास की लिखत कहलाएगा। सिंपल से शब्द है। ट्रस्ट का निर्माण, प्राइवेट ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का निर्माण आपने इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से किया। यदि आप प्राइवेट ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो उसका सृजन सेक्शन 4 से 10 में दिए गए नियमों के अनुसार होगा। और यदि आपने इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट बनाया है तो वो ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट होगा। और कल आपने इसका चैप्टर 3 पढ़ा था। पहला चैप्टर प्रारंभिक, दूसरा चैप्टर न्यास के सर्जन के विषय में, ऑफ द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, और 3, 4 एंड 5 ये 3 चैप्टर ट्रस्टी के बारे में पढ़े थे आपने। और ट्रस्टी में भी न्यासी का पहले चैप्टर में, सबसे पहला यानी कि तीसरे चैप्टर में न्यासी की ड्यूटी बताई गई है, लाइबिलिटीज बताई गई है। तो जो कर्तव्य, जो उत्तरदायित्व किसी विधि में, तत्समय लागू विधि में किसी ट्रस्टी के ऊपर इम्पोज किए गए, किसी विधि द्वारा यदि न्यासी को कोई कर्तव्य अधिरोपित किए गए और न्यासी उन कर्तव्यों का भंग करता है तो ये कहलाता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये मैंने कल बताया भी था, सवाल पूछा जा चुका है। न्यास भंग कहाँ परिभाषित है? धारा 3 में। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रस्ट करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और रजिस्टर्ड को परिभाषित किया गया वो भी सेक्शन 3 में। और नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है सूचना की, उसे मैं पढ़ता हूं, उसमें समझने की चीजें कल मैंने आपको समझाया भी था कि नोटिस का मतलब 2 प्रकार का नोटिस, एक वास्तविक सूचना
और दूसरा आणविक सूचना। दो प्रकार की सूचना हो सकती है, एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखिए कंस्ट्रक्शन से वर्ड बना है, इसका रूट कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन संरचना मतलब जोड़ना घटाना। आपके पास एक लेटर आया, समन आया कोर्ट से, आपने लेने से इनकार कर दिया, तो अब व्याख्या का नियम, संरचना का नियम ये कहता है कि ये माना जाएगा आपको उस लेटर की अंतर्वस्तु, समन की कंटेंट की जानकारी थी। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कि यदि आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं 200 गज का, मैं बेच रहा हूं, मैं एक प्लॉट सेल करना चाहता हूं 200 वर्ग गज का, तो भाई आप 20 लाख रुपए में उस प्लॉट को खरीद रहे हैं, तो आप इतनी तो जानकारी कर लीजिए, क्या ये प्लॉट वास्तव में मेरा है। मौके पे जाइए, लोगों से पूछिए प्लॉट किसका है, तहसील में जाइए, बैनामा निकलवाइए, सर्टिफाइड कॉपी, पता चल जाएगा प्लॉट किसके नाम है। आपने फैक्ट के बारे में कोई जांच ही नहीं की, इंक्वायरी नहीं की। ग्रॉस नेग्लिजेंस आप बरत रहे हैं, विलफुल एब्सटेन फ्रॉम इंक्वायरी, आपने जानबूझकर, जांच करने से आप अलग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा। बाद में आप ये नहीं कह सकते आपने प्लॉट खरीद लिया कि साहब इनके नाम नहीं, अब आप मुझसे 20 लाख रुपए वापस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये माना जाएगा आपको इस बात की जानकारी थी और आपने जानकारी रहते हुए मुझसे प्लॉट खरीद लिया। दिस इज कॉल्ड दी कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और यदि वास्तव में आप किसी तथ्य को जानते हैं, तब वो कहलाता है एक्चुअल नोटिस। पढ़ता हूं जरा मैं डेफिनेशन, आप भी देखिए। सेक्शन 3 नोटिस को परिभाषित करता है, लिखता है पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ ए फैक्ट आइदर व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट। पहली बात, जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, इट इज कॉल्ड दी एक्चुअल नोटिस। और या फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस कब, और व्हेन बट फॉर विलफुल एब्सटेन फ्रॉम इंक्वायरी, यदि वह जानबूझकर जांच करने से अलग रहता है, और यदि वह जांच करता तो उसे तथ्य का पता चल जाता। और ग्रोस नेग्लिजेंस या घोर उपेक्षा बरतता है, यदि वह घोर उपेक्षा, ग्रोस नेग्लिजेंस न बरतता तो भी उसे तथ्य की जानकारी हो जाती। आपने दो काम किए हैं, विलफुल एब्सटेन, ABSTIN फ्रॉम इंक्वायरी, और दूसरा ग्रोस नेग्लिजेंस। इन दो केसेस में, घोर उपेक्षा के केस में या फिर जांच करने से जानबूझकर अलग रहने के केस में भी ये माना जाएगा कि आपको उस फैक्ट की जानकारी है, और दिस इज कॉल्ड दी कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तीसरा तरीका नोटिस का, नोटिस टू सर्वेंट, नोटिस टू प्रिंसिपल। सेवक को सूचना, मालिक को सूचना मानी जाएगी। बशर्ते वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 229 के अनुसार, सेक्शन 229 के अनुसार, यदि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 229 के अनुसार सर्वेंट को, आपके एजेंट को, नोटिस टू एजेंट, नोटिस टू प्रिंसिपल, नोटिस टू सर्वेंट, नोटिस टू प्रिंसिपल, यदि आपके एजेंट को, आपके सर्वेंट को कोई सूचना दी गई है, तब वह सूचना आपको सूचना मानी जाएगी। 229 में लिखा हुआ है कि सब कारोबार के सामान्य अनुक्रम में इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस वह नोटिस दी जानी चाहिए। वह नोटिस एजेंट को दी गई हो,
और एजेंट को एजेंट की कैपेसिटी में दी गई, हैसियत में दी गई है। आपका कोई नौकर है सुबह 8 बजे से 10 बजे 8 बजे से और शाम के 5 बजे तक 8 AM टू 5 PM वो आपकी नौकरी करता है, इस समय वो आपका सर्वेंट है। उसके बाद 5 बजे के बाद वो घर चला जाता है अपनी पत्नी के पास, तब वो अपनी पत्नी का पति बन जाता है। उसके पास बच्चे हैं तो वह उनका पिता हो जाता है। आप रात को 2 बजे जाके और घर बैठे हैं इसके नौकर के उसके साथ वाइन ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं और 2 बज गए पीते पीते आप 2 बजे से कोई सूचना दे रहे हैं, तो वो सूचना मालिक को सूचना नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, वो नौकर को उस हैसियत में नहीं दी गई है, आप उसे मित्र होने के नाते बता रहे हैं। तो सूचना के लिए जरूरी है कि सूचना कारोबार के सामान्य अनुक्रम में हो। इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस, सूचना एजेंट को दी गई हो या सर्वेंट को दी गई हो, और इन द स्टेटस ऑफ एजेंट, जब उसके पास एजेंट की हैसियत हो तब उसे दी गई हो। यदि ऐसे सूचना एजेंट को दी गई है तो ये माना जाएगा कि वो सूचना प्रमुख को दी गई है, मालिक को दी गई है। तो नोटिस में यहाँ तीनों प्रकार के नोटिस शामिल है, एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और नोटिस टू एजेंट, नोटिस टू प्रिंसिपल। ये आपका सवाल बन सकता है यहाँ से। इज दैट क्लियर? ये कल हम डिस्कस भी कर चुके थे, आज जो कुछ बचा वो भी हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट for the mains, for the prelims, for the interview, not only for the PCSJ but HGS also। न्यास के सर्जन के विषय में, ऑफ द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। या हम ये कहें कि साहब व्हाट इज द फॉर्मेलिटीज टू क्रिएट ए ट्रस्ट। न्यास को सर्जित करने की क्या क्या औपचारिकताएं हैं, डिस्कस कीजिए। ये सवाल बन सकता है। या प्रोविजंस, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ये तमाम छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। व्हाट इज द वैलिड requisites of a trust। एक वैध न्यास की या न्यास की आवश्यकताएं क्या क्या है, ये न्यास का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, वैलिड ऑब्जेक्ट, वैध उद्देश्य। बताइए क्या है वैध उद्देश्य। क्या कहे हु में भी ट्रस्टी, न्यासी कौन हो सकता है, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कौन हो सकता है।
या बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं? ये इतने सारे सवाल यहाँ से छोटे छोटे मेंस के बनते हैं और यहीं से प्रीलिम्स के सवाल भी निकलते हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 टू 10। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 4 में इसका विधिपूर्ण प्रयोजन बताया गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ते हैं, सिमिलर वही बातें बताई गई है। सेक्शन 5 में देखते हैं ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज की बात कर, टू क्रिएट ए ट्रस्ट, टाइटल चेंज कर लिया हमने, ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। यदि आप किसी अचल संपत्ति का ट्रस्ट करना चाहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो कैसे करेंगे? सवाल ये है, मौखिक करेंगे, लिखित करेंगे, रजिस्ट्रेशन जरूरी है या बिना रजिस्ट्रेशन के काम चल जाएगा? और इसी प्रकार से यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रस्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किस प्रकार से ट्रस्ट होगा, ये आपको सेक्शन 5 बताएगा। एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। एक मिनट जरा भाई। जी वापस आइए, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 में आपने विधि पूर्ण प्रयोजन, वैध प्रयोजन, एक वैध न्यास का वैध प्रयोजन क्या होगा। सेक्शन 5 में फॉर्मेलिटीज, कैसे अचल संपत्ति का ट्रस्ट किया जाएगा, कैसे चल संपत्ति का ट्रस्ट किया जाएगा। एसेंशियल्स कंडीशंस फॉर ए ट्रस्ट, वैलिड ट्रस्ट या क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट, न्यास का सर्जन या एसेंशियल्स एलिमेंट। आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे वो सेक्शन 6 में बताए गए। यदि आप सेक्शन 7 देखेंगे तो लिखा हुआ है न्यास का सर्जन, हु मे क्रिएट ट्रस्ट, यानी कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कौन हो सकेगा। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट की बात की गई, न्यासकर्ता की बात की गई। क्या आप लोग ट्रस्ट बना सकते हैं? क्या एक बच्चा ट्रस्ट बना सकता है जो माइनर है? क्या एक इंसेन पर्सन ट्रस्ट का निर्माण कर सकता है? क्या इंसॉल्वेंट व्यक्ति ट्रस्ट का निर्माण कर सकता है? तो
जाहिर सी बात है उसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए उस व्यक्ति की, उनके बारे में बात करता है। न्यास करने वाले व्यक्ति की, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट की क्वालिटीज, योग्यताएं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट, सेक्शन 8 सब्जेक्ट मैटर की बात करता है। न्यास की विषय वस्तु, सेक्शन 9 में लिखा है हु मे बी बेनिफिशियरीज, कौन हिताधिकारी हो सकते हैं। हु मे बी बेनिफिशियरीज। और धारा 10 में लिखा है ट्रस्टी के बारे में। ट्रस्टी कौन हो सकता है, न्यासी कौन हो सकता है। तो बेसिकली 3 व्यक्ति होते हैं न्यास का निर्माण करने वाला व्यक्ति, सेक्शन 7 में। सेक्शन 9 में जिनके लिए न्यास का निर्माण किया जाता है, और सेक्शन 10 जिसमें कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है, जिसको ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूटर ऑफ द ट्रस्ट आप कह सकते हैं इसे। ट्रस्ट का निष्पादक, न्यास का निष्पादक। ए ने अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बनाया कि उस ट्रस्ट से गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, और उसका एग्जीक्यूटर बी को अपॉइंट कर दिया, ट्रस्टी। तो ट्रस्टी का काम है कि जो भी इनकम आएगी उससे खाना बनवाए, बच्चों को खिलवाए। तो उस ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करने वाला ट्रस्टी कहलाता है। तो इन तीनों के बारे में भी लिखा हुआ है, बेनिफिशियरीज के, ट्रस्टी के, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के। क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, लॉफुल ऑब्जेक्ट कब होगा, कब नहीं होगा, और सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, ये सारी चीजें सेक्शन 4 to 10 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो आपको एकदम रट फेंकनी है चीजें, यहाँ से 100% सवाल आएंगे, चाहे वो सेक्शन पूछे आपसे या अंदर की बात पूछे। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 6। जो कहता है न्यास के सर्जन के विषय में। सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। न्यास का सर्जन, धारा 6, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। और सेक्शन 6 कहता है कि एक वैलिड ट्रस्ट के लिए, टू क्रिएट ए वैलिड ट्रस्ट देयर आर 5 एसेंशियल एलिमेंट। एक वैध न्यास के सर्जन के लिए 5 आवश्यक तत्वों जरूरी हैं। टू क्रिएट ए वैलिड ट्रस्ट 5 elements are necessary। यदि आप एक वैलिड ट्रस्ट का निर्माण करना चाहते हैं, एक वैध ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, तो 5 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले इंटेंशन टू क्रिएट ट्रस्ट, इंटेंशन का होना जरूरी है। न्यास निर्मित करने का आशय होना जरूरी है।
जो लोग न्यास बनाना चाहते हैं, यानी कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट हैज द इंटेंशन टू क्रिएट ए ट्रस्ट। सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस ट्रस्ट का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, न्यास का उद्देश्य। और ये उद्देश्य भी कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, वैलिड ऑब्जेक्ट, वैध होना चाहिए। और ये वैध कब होगा? यदि ये सेक्शन 4 के हिसाब से है। इफ इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 देन इट इज ए वैलिड ऑब्जेक्ट। थर्ड थिंग इज द बेनिफिशियरीज, हिताधिकारी। हिताधिकारी का होना जरूरी है। यदि कोई बेनिफिशियरीज नहीं है, ट्रस्ट के अधीन लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो भी एक वैलिड ट्रस्ट का निर्माण नहीं हो सकता। और बेनिफिशियरी में कौन कौन हो सकते हैं वो आपको सेक्शन 9 में बताया गया। सेक्शन 9 आपको बताता है हु मे बी बेनिफिशियरी। कौन बेनिफिशियरी हो सकेगा ये आपको सेक्शन 9 बताती है। चौथी चीज जरूरी है, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट, न्यास की संपत्ति। क्या कहें आप? ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट आप कह सकते हैं, न्यास की विषय वस्तु। उसके बारे में सेक्शन नंबर 8 आपको बताता है। न्यास की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट। एंड फाइनली द लास्ट essential element is the transfer of the trust property to the trustee. न्यास संपत्ति का, न्यास की जो संपत्ति है, न्यासी को अंतरण। if the 5 element is present or if these 5 conditions is fulfilled, then there is a creation of a valid trust। एक वैध ट्रस्ट का निर्माण तभी होगा जब ऑथर का इंटेंशन हो, एक वैलिड ऑब्जेक्ट हो ट्रस्ट का, किस उद्देश्य के लिए आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, बेनिफिशियरीज हो, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो, और उस प्रॉपर्टी का अंतरण किया गया हो न्यासी को। ये पांचों एलिमेंट जरूरी है। सेक्शन 6 में पढ़ रहा हूं आपके सामने, बेयरक से। बेयरक पे पहुंचिए सभी लोग। देखिए, कहता है धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेक्शन 6 को सेक्शन 5 के अधीन रहते हुए हम पढ़ रहे हैं कि जब न्यासकर्ता किन्हीं शब्दों या कार्यों से
न्यास का तद द्वारा सृजन करने का अपना आशय, न्यास का प्रयोजन हिताधिकारी न्यास संपत्ति की युक्तियुक्त निश्चितता के साथ दर्शित कर देता है, और यदि न्यास वसीयत द्वारा घोषित न हो या न्यासकर्ता को स्वयं न्यासी न होना हो, तो न्यासी को न्यास संपत्ति अंतरित कर देता है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना कब जरूरी है? जब ट्रस्ट का निर्माण, एक्सेप्शन लिख लीजिए, इस बात के एक्सेप्शन साथ लेके अपवाद लिख लीजिए, जब ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय विल। जहां वसीयत के माध्यम से ट्रस्ट का निर्माण किया गया, वहां प्रॉपर्टी का ट्रस्टी को ट्रांसफर किया जाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वसीयत तब ऑपरेट होती है जब वसीयत करने वाला व्यक्ति, टेस्टेटर, मर जाता है। ए विल इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, भानु प्रताप सिंह ने एक ट्रस्ट बनाया बाय विल, वसीयत, ट्रस्टी को भी अपॉइंट कर दिया, बी ए इज द ट्रस्टी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ए को किया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक भानु प्रताप सिंह जिंदा है तब तक विल लागू नहीं होगी, वसीयत, प्रॉपर्टी भानु प्रताप सिंह के पास बची रहेगी। जैसे ही एक्सपायर होते हैं, डाइड कर जाते हैं, मर जाते हैं, तब ट्रस्ट अस्तित्व में आ जाएगा और ए उसका ट्रस्टी हो जाएगा। तो जहां पर वसीयत के द्वारा ट्रस्ट का निर्माण किया गया, वहां पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाना जरूरी नहीं है। और सेकंड थिंग, where the author of the trust is himself to be the trustee, where the author of the trust is himself to be the trustee। जहां पर भानु प्रताप सिंह ने ट्रस्ट का निर्माण किया और अपने आप ही ट्रस्टी बन गए, तो ऐसे में ऑथर भी यही है, ट्रस्टी भी यही है, प्रॉपर्टी इनके पास ऑलरेडी है ही, तो यहाँ भी ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन दो केसेस को छोड़कर, जहां वसीयत के माध्यम से किया गया या जहां पर ऑथर अपने आप खुद ट्रस्टी है, इन दो केसेस को छोड़कर ट्रस्ट प्रॉपर्टी का ट्रस्टी को ट्रांसफर होना भी जरूरी है। इज दैट क्लियर? देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स for the creation of a valid trust, which is given under section 6 of the Indian Trust Act 1882, which is very important for your exam। यहाँ से सवाल बनता है, आएगा, आपको याद रखना है क्या 5 आवश्यक तत्व हैं। सेक्शन 6 में कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, बेयर एक्ट आपके पास होगा, ए बी सी डी ई करके 5। वो आप पढ़ेंगे, खुद पढ़ लीजिएगा, इलस्ट्रेशन से सवाल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें आपके। जैसे एक इलस्ट्रेशन में पढ़ रहा हूँ, पहले वाला, ए बिक्वेट्स सर्टेन प्रॉपर्टी टू बी, ए कुछ संपत्ति बी को वसीयत करता है, हैविंग द फुलेस्ट कॉन्फिडेंस, यह विश्वास रखते हुए, दैट ही विल डिस्पोज ऑफ इट, कि बी इन संपत्तियों को कैसे डिस्पोज करेगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ सी, सी के लाभ के लिए डिस्पोज ऑफ करेगा। तो यहाँ ट्रस्ट का निर्माण हो गया वसीयत के माध्यम से। इंटेंशन भी है, ये सारे काम या तो बाई वर्ड्स हो सकते हैं, शब्दों द्वारा, या एक्ट करके कर सकता है कोई भी कार्य, बाई एनी वर्ड्स और एक्ट्स।
यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से या किसी कार्य द्वारा अपना इंटेंशन शो करता है, ऑब्जेक्ट शो करता है, बेनिफिशियरी डिसाइड करता है, प्रॉपर्टी भी है और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो एक वैलिड ट्रस्ट का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ए ने ऐसा कार्य किया, कैसा कार्य किया, वसीयत लिखने का, और उसने बी के फेवर में वसीयत लिख दी। पहले इलस्ट्रेशन में ए ने एक वसीयत की बी के फेवर में कुछ प्रॉपर्टी, और कहा कि बी उन प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगा विश्वास रखते हुए सी के लिए, तो सी बेनिफिशियरीज है। तो यहाँ पर एक ट्रस्ट का निर्माण हो गया। ये अलग बात है कि वो ट्रस्ट एग्जीक्यूट तब होगा जब ए मर जाएगा, क्योंकि वसीयत के द्वारा हुआ है। वसीयत तभी प्रभाव में आती है जब टेस्टेटर या वसीयत करने वाला व्यक्ति मर जाता है। कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। मैंने आपसे सेक्शन 6 डिस्कस की, जिसमें ट्रस्ट के सर्जन के विषय में लिखा हुआ है। एक केस लो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो लिखिएगा आप, नाइट बनाम नाइट, KNIGST, नाइट वर्सेस नाइट। लैंगडेल जज हैं, LANGDEL, ये भी पूछा जा सकता है, लैंगडेल। लिखिए साहब, इस केस में लिखिए, इन दिस केस जस्टिस लैंगडेल प्रोपाउंडेड, in this case justice Langdale propounded the rule of three certainties, the rule of three certainties। इस वाद में लॉर्ड लैंगडेल ने तीन निश्चितताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हिंदी में लिखिएगा, इस वाद में लॉर्ड लैंगडेल ने तीन निश्चितताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दैट इज, जो है या जो निम्नलिखित है, दैट इज एज फॉलोज। क्या क्या है वो? पहला है, द वर्ड्स मस्ट बी सर्टेन, या वो सॉरी, द इंटेंशन या वर्ड्स जो भी आपको लिखना है, द वर्ड्स मस्ट बी सर्टेन। शब्दों का निश्चित होना जरूरी है। न्यास के सर्जन के लिए शब्दों का निश्चित होना जरूरी है, पहली सर्टेनिटी, पहली निश्चितता। सेकंड है साहब, न्यास के सर्जन के लिए शब्दों का होना जरूरी है, दिस इज द फर्स्ट सर्टेनिटी। सेकंड सर्टेनिटी इज दैट द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी सर्टेन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट, न्यास की विषय वस्तु का निश्चित होना जरूरी है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट मस्ट बी सर्टेन, दूसरी निश्चितता। एंड थर्ड वन इज द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी सर्टेन। उद्देश्य निश्चित होना चाहिए।
इज दैट क्लियर? ये केस भी पूछा जा सकता है, किस केस में 3 निश्चितताओं का नियम आया, या कौन कौन सी 3 निश्चितताएं थी। इंटेंशन की बात की, सब्जेक्ट मैटर की बात की, ऑब्जेक्ट की बात की। इन तीनों को निश्चित होना जरूरी है। किसने सिद्धांत दिया? तो लॉर्ड लैंगडेल ने सिद्धांत प्रतिपादित किया नाइट बनाम नाइट के बाद में। ये आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, सेक्शन 4 पे आते हैं। न्यास का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, सेक्शन 4 हमें बताता है। और मैंने बात करी कि वो सेक्शन 23 जैसा है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 आप पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी के जैसा पढ़ रहा हूं मैं। ट्रस्ट में बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पज, द पर्पज ऑफ ए ट्रस्ट इज लॉफुल अनलेस। नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है कि न्यास का सृजन एक वैध उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, और उद्देश्य वैध होता है यदि वह निम्नलिखित 5 प्रकार का नहीं है। कौन कौन सा? कि जिस कार्य के लिए आप वैध का निर्माण कर रहे हैं विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है। अपने आप याद रखिएगा इन्हें पांचों बातों को। फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ then the trust is not a valid trust and it is a void. A trust may be created for any lawful purpose. The purpose of a trust is lawful unless it is forbidden by law. दूसरा लिखता है is of such a nature that it would defeat the provision of any law. यदि इसे अनुज्ञात किया गया तो किसी विधि के उपबंध को विफल कर देगा। आप ऐसा न्यास बना रहे हैं कि यदि उस न्यास को परमिट किया गया तो वो मुस्लिम लॉ के नियमों को विफल कर देगा, वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के रूल्स को विफल कर देगा। न्यास का सर्जन धारा 4 से धारा 10 के अनुसार होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा न्यास बना रहे हैं कि वो इन प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका पर्पज लॉफुल नहीं होगा। तीसरा कि वह कपटपूर्ण हो, कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए मतलब। चौथा, अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाता हो। और पांचवा, न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध न समझता हो। यदि ये बातें हैं तब उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल कहलाएगा। सेक्शन 4 का सेकंड पैराग्राफ देखिए। पांचों चीजें आपको याद करनी है, इजी है, कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ते हैं, समझाने की भी बहुत ज्यादा बात नहीं है। प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूं, 5 बातें रट लीजिए आप। एक व्यक्ति इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में है, दिवालिया होने की कगार पे है, और वो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को इस उद्देश्य से दे देता है, ट्रस्ट कर देता है कि भाई जिनसे उसने ऋण ले रखा है, क्रेडिटर्स को वापस ना करना पड़े, रिटर्न ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट क्रिएट हुआ उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। लॉ फॉरबिड करती है ऐसे ऑब्जेक्ट को, विधि निषिद्ध करती है। तो अगर ये 5 कंडीशन है तब उद्देश्य विधि के विरुद्ध होगा। अगर ये 5 कंडीशन नहीं है तब न्यास का उद्देश्य वैध होगा। सेकंड पैराग्राफ सेक्शन 4 का मैं पढ़ रहा हूं। एवरी ट्रस्ट ऑफ विच द पर्पज इज अनलॉफुल इज वॉइड। ऐसे गोला बना लो वॉइड पे कि अगर पर्पज अनलॉफुल है तो ट्रस्ट कैसा होगा भैया? वॉइड होगा। और पूछ सकता है कि वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, इनवैलिड होगा, इलीगल होगा। तो आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, इनवैलिड होगा कि इलीगल होगा कि वॉइड होगा। सीधे सीधे लिखा हुआ है, यदि न्यास का उद्देश्य विधि के विरुद्ध है, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इज अनलॉफुल एंड द ट्रस्ट इज वॉइड। जैसे आपने हिंदू लॉ में पढ़ा था, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट याद कीजिए, सेक्शन 5। if the maintenance oh sorry if the adoption is not making according to chapter 2, यदि दत्तक ग्रहण अध्याय 2 के अनुसार नहीं किया गया है तो ऐसा दत्तक then such adoption would be void, शून्य होगा।
सिमिलरली यहाँ पर भी लिखा गया है, इफ द पर्पज इज नॉट लॉफुल या इफ द पर्पज इज अनलॉफुल, यदि पर्पज अवैध है या पर्पज वैध नहीं है, उद्देश्य वैध नहीं है, तो वो ट्रस्ट शून्य होगा। एक बात, यदि न्यास के 2 या 2 से अधिक पर्पज है, 2 है या 2 से अधिक है, 3 है, 4 है, और उनमें से कोई वन पर्पज इज अनलॉफुल, एक उद्देश्य विधि के विरुद्ध है, बाकी 3 सही है, लेकिन वो एक उद्देश्य 3 से ऐसे जुड़ा हुआ है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरा न्यास शून्य हो जाएगा। और यदि ये अलग हो सकता होगा तो अलग कर देंगे उस ऑब्जेक्ट को, बाकी 3 के लिए न्यास वैलिड बना रहेगा, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यहाँ लागू हो रहा है। पृथक्करण का नियम, सेक्शन 4 का पैरा 2 ही मैं पढ़ रहा हूं, फिर से पढ़ता हूं। एवरी ट्रस्ट ऑफ विच द पर्पज इज अनलॉफुल इज void, and where a trust is created for 2 purpose, of which one is lawful and the other unlawful, and the 2 purpose cannot be separated, ये सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, then whole trust is void, यदि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है तब पूरा ट्रस्ट शून्य है। बट यदि वो अलग किए जा सकते हैं तो जो वैलिड पर्पज होगा उसके लिए एक वैलिड ट्रस्ट होगा, जो अनलॉफुल पर्पज होगा उसके लिए ट्रस्ट वॉइड हो जाएगा, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू हो जाएगी। पैरा 2 पे यहाँ अंडरलाइन करके लिख लो, पृथक्करण का नियम भी लागू होता है। ठीक है भाई, सेक्शन 4 में भी 3 इलस्ट्रेशन दिए हुए, खुद पढ़िएगा, वो बता रहा है कब उद्देश्य विधि के विरुद्ध है और कब उद्देश्य विधि के विरुद्ध नहीं है। सेक्शन 5 पे कल और अचल संपत्ति के बारे में बताता है, ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पढ़ रहा हूं, देखिए यहीं से सवाल बनता है। नो ट्रस्ट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वैलिड unless declared by a non-testamentary instrument in writing, signed by the author of the trust or the trustee and registered. दो तरीके से ट्रस्ट का निर्माण किया जा सकता है। यदि अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दो तरीके से ट्रस्ट का निर्माण किया जा सकता है। पहला विल के द्वारा, वसीयत के द्वारा, ऑथर वसीयत करे, विल करे, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन करे, बिक्वेथ लिखे, बिक्वेथ माने भी वसीयत होता है। और अदरवाइज यदि विल नहीं है तो क्या जरूरी है? पहला, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक निर्वसीयतीय लिखत, एक लिखत, एक दस्तावेज जो वसीयत नहीं है। कोई दस्तावेज लिखे जो वसीयत नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर दूसरा, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर किसके हो सकते हैं? न्यासकर्ता के, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के, या ट्रस्टी के। या शब्द एंड नहीं है, और है, और
न्यासी के। और तीसरा है कि साहब उसका पंजीकरण कराए, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। अचल संपत्ति का ट्रस्ट दो प्रकार से हो सकता है, या तो विल लिखे, खाली विल से काम चल जाएगा। अदरवाइज कर रहा है, बिना वसीयत के कर रहा है, तो फिर एक लिखत लिखे जो वसीयत के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, उस पर साइन करे अपने या उस पर न्यासी के साइन हो, और उसका पंजीकरण भी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, तभी ट्रस्ट का निर्माण हो पाएगा। 100% सवाल आएगा यहाँ में, ऐसा मुझे लगता है। अचल संपत्ति का ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? और यदि ऐसे नहीं किया गया तो वो वॉइड हो जाएगा ट्रस्ट। दूसरा देखते हैं साहब, अगर प्रॉपर्टी चल है तब क्या लिखता है, नो ट्रस्ट इन रिलेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी इज वैलिड अनलेस डिक्लेयर्ड एज अफोरसेड और अनलेस द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द ट्रस्टी। दो तरीके से, अगर मूवेबल है प्रॉपर्टी तो या तो ऐसे कर सकता है जैसे इमूवेबल में किया था, यानी कि विल के माध्यम से, या फिर दूसरे तरीके से। तीसरा तरीका भी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू दी ट्रस्टी। जो न्यासी है, न्यासी को अचल संपत्ति का स्वामित्व अंतरित करके ट्रस्ट का निर्माण किया जा सकता है, या फिर वसीयत लिख के ट्रस्ट का निर्माण किया जा सकता है, या लिखत के माध्यम से भी किया जा सकता है। लिखत के माध्यम से कर रहा है तो सिग्नेचर भी होने जरूरी है और रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। यहाँ तीन तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड दी थर्ड वन। चल संपत्ति का न्यास तीन तरीके से किया जा सकता है, जबकि अचल संपत्ति का के लिए न्यास का निर्माण दो तरीके से किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इतना पढ़िए, याद कीजिए, रटिए, पिछली चीजों को रिवाइज कीजिए। सैटरडे संडे आपके पास में है और मंडे में फिर से आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।